गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज अपने न्यू टॉपिक की तरफ। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम है तो मंजिल झुका करती है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज अपना न्यू टॉपिक, हाउ विल यू साइज ए डक। तो वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल C92 यूसुफ से यूट्यूब तक में। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आपको पसंद आए। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ विल यू साइज ए डक्ट। आपको पता है कि एक HVAC सिस्टम में AHU एयर हैंडलिंग यूनिट जो होता है वो एज ए वास्कुलर सिस्टम, या फिर जैसे कि बॉडी में हार्ट काम करता है वैसे ही HVAC सिस्टम में एयर हैंडलिंग यूनिट काम करता है। और इसके जो डक्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी में वेन्स एंड आर्टरीज होते हैं, इसी तरह से ये जो डक्ट्स होते हैं ये हमारे HVAC सिस्टम के वेन्स एंड आर्टरीज है। तो हार्ट कब फेल होता है? जब देयर इज ए ब्लॉकेज इन वेन्स आर्टरीज, तभी जाकर के हमारा क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है। सेम वे में अगर हमारा डक प्रॉपर डिजाइन ना हो, अगर डक में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो, तो जिससे क्या होगा, मेरा एचयू पे प्रेशर आएगा, एचयू का स्टैटिक बढ़ेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए चाहिए कि हमें डक को जो है प्रॉपर डिजाइन करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर डिजाइन नहीं करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि हमें डक डिजाइन कैसे करना है और हमें डक करेक्ट डिजाइन क्यों करना है, और अगर करेक्ट डिजाइन ना करेंगे तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट। कंटेंट में क्या है दोस्तों कि व्हाई वी नीड टू डिजाइन ए डक्ट करेक्टली, कि हमें जो है एक डक को जो है करेक्ट तरह से डिजाइन क्यों करना चाहिए। पहला पॉइंट हम ये कवर करेंगे। दूसरा होगा व्हाट आर द डक डिजाइन मेथड। क्या क्या डक डिजाइन मेथड है हमारे इंडस्ट्री में जो हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में यूज करते हैं, एंड हाउ विल यू साइज ए डक्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ डक डिजाइन मेथड हम लोग किस मेथड को प्रेफर करेंगे, एंड हाउ विल वी विल डिजाइन ए डक्ट करेक्टली। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड टू डिजाइन डक्ट करेक्टली। एक डक्ट को हमें करेक्टली क्यों डिजाइन करना चाहिए, इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हम डक्ट को करेक्ट डिजाइन ना करें। दोस्तों, आपको पता है बहुत सारे केसेस में अगर डक्ट डिजाइन ना हो, जो एयर कंडीशनिंग में बैठे हुए लोग हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, कूलिंग सही नहीं आ रहा, या फिर आपका जो है एयर फ्लो सही नहीं है, या फिर आपका गिल्स में अगर आप एनीमोमीटर से वेलोसिटी चेक कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं है, CFM प्रॉपर नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जिससे क्या होता है, पहले तो साइट पे देखा जाता है कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर है कि नहीं, लीकेज कहीं है कि नहीं, या फिर ये भी देखा जाता है। उसके बाद अगर ये हो गया तो उसके बाद हम देखेंगे कि डिज़ाइन प्रॉपर किया गया है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो डक्ट हम जो डिज़ाइन कर रहे उसमें प्रॉपर पैरामीटर कंसिडर किया गया है, एंड ये स्टैंडर्ड इस रे या एस रे के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। अगर इस तरह इसको हम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड टू डिज़ाइन ए डक्ट करेक्टली। पहला जो पॉइंट होगा, अगर हमको डिस्कम्फर्ट फील नहीं करना है, अगर हम प्रॉपर डिजाइन नहीं करेंगे तो हमको जो है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रॉपर नहीं मिलेगा। दो केस होगा, पहला में क्या होगा, डक का साइज ओवर साइज बना दिया गया, जिससे क्या होगा, हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ एयर कम है बट डक का साइज ज्यादा हो, जिससे स्पेस ज्यादा रहेगा, इससे भी हमको डिस्कम्फर्ट फील होगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, डक का साइज कम है और वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा है, जिससे क्या होगा, मेरा वेलोसिटी होगा, अननेसेसरी नॉइस आएगा। और जो कंफर्टेबल, जो एयर कंडीशनिंग स्पेस में बैठा हुआ इंसान है वो क्या, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा नॉइज एंड टर्बुलेंस। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका वेलोसिटी हाई है, किसी डक में स्टैंडर्ड वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी रिफर किया गया है, तो उस केस में भी क्या होगा, हाई नॉइज एंड टर्बुलेंस होगा, जिससे अनकंफर्टेबल फील होगा। जो एयर कंडीशनिंग में बैठा हुआ इंसान है वो काम नहीं कर पाएगा, बैठ नहीं पाएगा।
इसके बाद देखेंगे हाई अमाउंट ऑफ एयर लीकेज। बहुत सारे केस में हम क्या करते हैं, बहुत सारा बेंड्स, बहुत सारा एल्बोज, बहुत सारा डक का लेंथ जो है बहुत ज़्यादा दे देते हैं। शॉर्टकट अपनाने के बजाय हम एक लेंदी डक का डिजाइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मेरा जो है अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है लीकेज होता है। दोस्तों ये जो डक्ट होता है इसमें क्या होता है, 100% लीक प्रूफ करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम इतना लीक मैंने इतना हम इसको लीक प्रूफ कर देते हैं ताकि हम जो है एयर कंडीशनिंग स्पेस में अफेक्ट ना करें। तो इसीलिए जो है हमें जो है हाई अमाउंट ऑफ लीकेज एयर हो सकता है अगर हम प्रॉपर डिजाइन ना करें। इसके बाद देखेंगे वेलोसिटी एंड प्रेशर ड्रॉप्स। अगर लो मैंने डक का साइज छोटा है, वॉल्यूम ऑफ एयर ज़्यादा है, जिससे क्या होगा, मेरा वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा और प्रेशर ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। इसके बाद देखें इनसफिशिएंट रिटर्न एयर एंड सफोकेशन प्रॉब्लम। बहुत सारे केसेस में देखा गया कि हम लोग जो है सप्लाई एयर पे ध्यान देते हैं बट रिटर्न एयर पे हम ध्यान नहीं देते। इससे क्या होता है, इनसफिशिएंट रिटर्न एयर आता है। और रिटर्न एयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सप्लाई एयर इंपॉर्टेंट होता है उतना ही रिटर्न एयर इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिटर्न एयर पे हम ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो रिटर्न एयर हमें प्रॉपर आना चाहिए एचयू तक का, जिसके लिए प्रॉपर रूट डिजाइन होना चाहिए, प्रॉपर रूटिंग होना चाहिए, लेंदी रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना लेंदी रूट होगा उतना एचयू पे प्रेशर आएगा और एचयू जो है वो सक्शन नहीं ले पाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है रिटर्न एयर का पार्ट शॉर्टेज होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, सफोकेशन होगा, जिससे क्या होगा, रिटर्न एयर जाएगा नहीं, वो एयर जो हमने भेजा है ऑलरेडी वो एयर वहीं रह जाएगा और एचयू जो है फ्रेश एयर ज्यादा दे देगा वहां पे, जिससे क्या होगा, एचयू पे लोड आएगा और सफोकेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बैड एयर क्वालिटी। जैसे मैंने बताया कि अगर रिटर्न एयर ना हो तो वो ज़्यादातर एयर बाहर से लेगा और जिससे क्या होगा, वो एचयू जो है बैड एयर का क्वालिटी जो है बैड करेगा, बहुत खराब क्वालिटी देगा, जिससे क्या होगा, एयर कंडीशनिंग जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये सब होने के बाद जो मेन होता है वो होता है इनिशियल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपने अगर डिजाइन डक को प्रॉपर नहीं किया तो फाइनली क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका बिल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। आपको पता है दोस्तों कि एक बिल्डिंग में 60% ऑफ एनर्जी जो होता है वो एचवीएसी सिस्टम ही यूज करता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके कम से कम जो है एनर्जी को यूज करें और एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो है बिल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और आपका प्रोजेक्ट जो है लॉस हो जाएगा। इसीलिए ये सब डिपेंड करता है कि आपका डक साइजिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं। अगर डक साइजिंग प्रॉपर नहीं होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर डक साइजिंग प्रॉपर होगा, जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स है, वो जो है प्रॉपर, जो भी ऑक्यूपेंसी है वो वहाँ पर जो है कंफर्ट फील करेंगे एंड इजली दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क। तो दोस्तों इसके बाद हम देखने वाले हैं डक डिजाइन मेथड। क्या क्या डक डिजाइन मेथड है जो हमें रिकमेंड करना चाहिए और कौन सा डक डिजाइन मेथड है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूज करते हैं। तो पहला जो डक डिजाइन मेथड होगा वो वेलोसिटी रिडक्शन मेथड है। दोस्तों इस वेलोसिटी रिडक्शन मेथड में क्या होता है कि एज पर इसरे गाइडलाइंस हम डिफरेंट ब्रांचेस मेन डक में जो है वेलोसिटी ड्राइव कर लेते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी हम फ्रिक्शन चार्ट से जो है इसका डक का साइज इन राउंड में निकाल लेते हैं एंड देन राउंड टू हम जो है स्क्वायर डक या रेक्टेंगुलर डक का जो साइड कैलकुलेशन है, टेबल है, वहां से जो है हम ये साइज को जो है डक का साइज निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, ये सिंपल है बट इसमें क्या होता है, रिलेटिव प्रेशर इन डिफरेंट ब्रांचेस जो है हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, इसे हम जनरली जो है अवॉइड करते हैं, इसे हम यूज नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट होगा स्टैटिक रीगेन मेथड। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है और ये फास्ट मेथड नहीं है, इसीलिए इसे भी जो है नॉर्मली हम अवॉइड कर देते हैं। और लास्ट मेथड नॉट द लीस्ट होगा वो हमारा इक्वल फ्रिक्शन मेथड होगा। इक्वल फ्रिक्शन मेथड क्या होता है दोस्तों, इसी में जो है इस वीडियो में जो है मोस्ट ऑफ द मैंने जो डक का साइज करेंगे वो बेस्ड ऑन इक्वल फ्रिक्शन मेथड ही होगा। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल फ्रिक्शन मेथड ही यूज करते हैं क्योंकि ये फास्ट मेथड होता है और इसमें जो है कैलकुलेशन भी जो है बहुत कम होता है, जिससे आसानी से हम डक को साइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं डक साइजिंग बाय इक्वल फ्रिक्शन मेथड। इसी मेथड को हम लोग जनरली यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसे आसानी से हम
इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इस मेथड के जरिए अपने डक के साइज को। तो इस वीडियो में हम इसी मेथड को जो है चर्चा करेंगे। इस मेथड को चर्चा करने से पहले हमें दो चीज जानना पड़ेगा, एक होता है फ्रिक्शन चार्ट और दूसरा होता है राउंड टू स्क्वायर डक्ट टेबल। फ्रिक्शन चार्ट आप इसरे के बुक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक जो है नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से ले सकते हैं। और दूसरा होगा राउंड टू स्क्वायर डक्ट टेबल, सेम ये भी जो है इसरे टेबल कोई भी एडिशन में ये आपको मिल जाएगा। और इसको जो है आप इसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों ही चार्ट जो है, ये दोनों ही टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। बहुत सारे सेवरल केसेस में क्या होता है, सेवरल रिसोर्सेस क्या कहते हैं कि हम लोग जो है 100 फीट ऑफ डक्ट में प्रेशर लॉस या फिर फ्रिक्शन लॉस जो है 0.1 इंच ऑफ वाटर गेज जो है हमें जो है इसे कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो है कांस्टेंट होता है, ये इक्वल होता है, इसीलिए इसका नाम जो है इक्वल फ्रिक्शन मेथड है। वो चाहे ब्रांच में हो या फिर मेन डक्ट में हो, कहीं पर भी हो, वहां पर जो है ये 0.1 इंच ऑफ वाटर गेज पर 100 फीट में जो है हम इसे लॉस को कंसिडर कर लेते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ लॉस जो है हम फ्रिक्शन चार्ट से डक्ट का साइज इन राउंड शेप में निकाल लेते हैं, एंड देन राउंड टू स्क्वायर टेबल से जो है हम डक का साइज रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर में जो डक का साइज रिक्वायरमेंट है हम वो डिराइव कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में डक साइज कैलकुलेशन बाय इक्वल फ्रिक्शन मेथड देखेंगे। एक एग्जांपल लेकर के हम समझेंगे कैसे करके जो है एक एग्जांपल के जरिए हम एक डक के साइज को जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इक्वल फ्रिक्शन मेथड के जरिए हम कैसे करके किसी भी रूम का, किसी भी अपार्टमेंट, किसी भी बिल्डिंग का डक साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि मैक्सिमम जगह पे हम जो है इक्वल फ्रिक्शन मेथड को ही हम यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास एक बुक है इसरे का सेकेंड एडिशन 2014। आप कोई भी एडिशन रिकमेंड कर सकते हैं। हर साल जो है, हर बार जो है ये एडिशन जो है चेंज होते रहता है, कुछ अपडेशन चलते रहता है। तो मेरे पास एक एरिया अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट का AHU का कैपेसिटी जो मैंने हीट लोड के जरिए निकाला है 4200 है। और हर रूम पे जो दिया हुआ है मैंने CFM हीट लोड के जरिए यहाँ पे लिख दिया है। चार रूम में जो डक जा रहा है उसका नाम भी मैंने दिया हुआ है ABCD। और जो यहाँ पे जो मेन हेडर डक्ट है, मेन ब्रांच डक्ट है, वहाँ पे मैंने डक का साइज़ XYZ करके दिया हुआ है, जिसका साइज़ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ये एक अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट में जो है हमें डक का साइज़ क्या होगा, हमने हीट लोड के जरिए AHU का कैपेसिटी निकाल लिया है, रूम में कितना CFM जाने वाला वो निकाल लिया है। अब इसमें जो है डक का साइज़ क्या होगा वो हम देखेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे मैक्सिमम मेन डक्ट, क्योंकि ये अपार्टमेंट है, हम देखेंगे आगे, क्योंकि ये मेन अपार्टमेंट है इसलिए जो है यहाँ पे मैक्सिमम जो मेरा वेलोसिटी जो होगा वो 1500 FPM मेन डक्ट में रहेगा, और जो ब्रांच डक्ट रहेगा उसमें सप्लाई में जो है मेरा 1200 FPM रहेगा। ये चार्ट बनाया है मैंने एक, आप भी बना सकते हो सीखने के पर्पज़ से। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इसमें जो है डक का साइज़ मैंने दे दिया XYAC ऐसा करके दे दिया, और CFM जो मैंने कंसिडर किया वो लिख दिया। हेड लॉस जो है दोस्तों 0.1, सेवरल केसेस में क्या होता है 0.1। इक्वल फ्रिक्शन मेथड क्या होता है, इक्वल फ्रिक्शन मेथड में जो है हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो कांस्टेंट रहेगा पर यूनिट लेंथ ऑफ डक्ट। तो इस कांस्टेंट को ही हर ब्रांच, हर मेन डक्ट या पूरे डक्ट एरिया में जो है हम कांस्टेंट रख के कंसिडर करते हैं। तो सेवरल केसेस में सेवरल रिकमेंडेशन क्या होता है 0.1 इंच ऑफ वाटर गेज पर 100 फीट ऑफ लेंथ ऑफ डक्ट में जो है कंसिडर किया जाता है हेड लॉस माने फ्रिक्शन लॉस। तो इसके ज़रिए हम ये देखेंगे। अब चूँकि ये एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में अगर किसी भी इसरे के बुक में जाएंगे तो टेबल 2T2 में आप देख सकते हैं कि मेन डक्ट में जो रहेगा 1500 FPM मेरा सप्लाई एयर में डक्ट में रहेगा, और सप्लाई एयर का ब्रांच डक्ट में जो रहेगा 1200 FPM मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। इसे ही हम बेस लाइन कंसिडर करके आगे डक्ट का साइज़ कैलकुलेट करेंगे। इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए, वरना आपका हाई वेलोसिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा।
दोस्तों ये भी चार्ट आपको इसरे के बुक्स में मिल जाएगा। ये एक फ्रिक्शन चार्ट होता है, इसे फ्रिक्शन चार्ट कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे 4 तरह के लाइन है। एक लाइन होगा मेरा हॉरिजेंटल, जिसे हम जो है फ्रिक्शन लॉस या हेड लॉस कहेंगे, और दूसरा लाइन जो होगा मेरा वर्टिकल लाइन रहेगा, जिसमें जो है CFM मेंशन है, 50 100 ऐसा करके CFM रहेगा। तीसरा लाइन जो रहेगा मेरा इंक्लाइन टू राइट वार्ड रहेगा। ये क्या रहेगा मेरा, ये जो है वेलोसिटी बताएगा, वेलोसिटी को डिपेंड करेगा, आप देख सकते हैं। और चौथा लाइन जो रहेगा मेरा, ये जो है मेरा लेफ्ट वार्ड जो है इंक्लाइन रहेगा, ये मेरा डायमीटर ऑफ डक्ट को बताएगा। तो ये हो गया मेरा फ्रिक्शन चार्ट। इसके बाद हम फिर से आ जाते हैं हमारे रूम की तरफ। इस रूम में आप देखेंगे, इस रूम में क्या रहेगा मेरा कि 4200 CFM का मेरा एक HU है, जिसमें जो है मेन डक्ट में भी मेरा 200 CFM जाएगा। तो हमने जो है यहाँ पे 0.1 इंच ऑफ वाटर गेज जो है मेरा हेड लॉस कंसिडर किया हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे जब चार्ट में हम देखेंगे तो 0.1 यहाँ पे होगा, और 4200 माने मेरा 200 ये हो गया, और मेरा 300 400, तो ये लगभग यहाँ पे जो है मेरा 4200 आएगा। अगर ये हम देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ये वाला होगा, दिस मीन्स ये 1400 के लगभग अप्रॉक्सीमेट, तो इसको हम 1400 FPM कंसिडर कर सकते हैं। और हमने देखा कि मेरा जो है मेन ब्रांच डक्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 1500 FPM, तो ये 1400 आ रहा, तो ये मेरा ओके है, मतलब 1400 FPM लिख सकते हैं। और डक्ट का साइज़ क्या होगा, डक्ट का साइज़ मेरा ये 42 से यहाँ पे आया हुआ मेरा 1400, तो ये मेरा 22 है और ये 24 है, मतलब 22 और 24 का बीच में पड़ रहा, तो इसको हम 23 ले सकते हैं। तो 23 इंच जो है मेरा राउंड डक्ट का साइज़ होगा। अब दोस्तों ये तो राउंड डक्ट आ गया, लेकिन हमें तो रेक्टेंगुलर डक्ट या स्क्वायर डक्ट कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम केस में हम कोशिश करेंगे कि मेरा स्क्वायर डक्ट ही निकले, बट अगर स्क्वायर डक्ट, क्योंकि स्क्वायर डक्ट में क्या होता है वेलोसिटी ड्रॉप्स कम होता है, इसीलिए स्क्वायर डक्ट का, लेकिन क्या होता है अगर वेलोसिटी मेरा डक्ट का साइज़ माने स्पेस जो है कम है अगर, तो हम जो है रेक्टेंगल। तो ये तीसरा एक चार्ट है राउंड 2 स्क्वायर डक्ट का, ये भी आपको इसरे के बुक में आसानी से मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी आप देखेंगे टॉप पे जो है एक बॉक्स बना हुआ है, जिसको जो है हम हाइट ऑफ द डक्ट कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे जो है वर्टिकल पार्ट है ये वाला, जिसको मैंने W से डिनोट किया हुआ है, ये जो मेरा विड्थ ऑफ द डक्ट होगा। तो डक्ट के में अगर देखेंगे वर्टिकल पार्ट जो रहेगा वो हाइट रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट रहेगा सेक्शन में वो मेरा विड्थ ऑफ द डक्ट रहेगा। और ये जो बीच में जो जितने भी नंबर्स है ये जो मेरे ये रहेंगे डायमीटर ऑफ द डक्ट। तो यहाँ पर जो है मेरा 23 इंच आया, डक्ट का डायमीटर जो है मेरा 23 इंच आया हुआ है। तो अब 23 इंच को हम जो पहला 23 होगा उसे हम सर्च करेंगे। तो अगर आप पहला 23 आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा पहला 23 जो होगा, पहला 23 ये मेरा देख सकते हैं 22.9 है, तो इसको हम 23 कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका वर्टिकल में अगर देखेंगे तो ये वाला एक 20 है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पे 22 जा रहा है, तो 22/20। अगर 22/20 हम ले लेते हैं तो ये मेरा इसका ये क्या हो जाएगा, मेरा एस्पेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा 22 इंच/20 इंच। तो इसका एस्पेक्ट रेशियो हो जाएगा मेरा 1.05 लेस देन 1.5। तो ये मेरा जो है एक्सेप्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें जो है मेरा एस्पेक्ट रेशियो जो है 1.5 से नीचे है। उसके बाद नेक्स्ट जो डक का साइज़ होगा मेरा, वो एक रूम है जिसमें हम ये जो डक का नाम दिए हैं 700 CFM का। तो 700 CFM में जो है मेरा ब्रांच डक में कितना मैक्सिमम वेलोसिटी कंसिडर करना है 1200 FPM। तो अभी हम जाएंगे फिर से फ्रिक्शन चार्ट में। फ्रिक्शन चार्ट मेरा ये फ्रिक्शन चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 500 1000, तो यहाँ पे होगा 600 700, तो ये वाला जो होगा मेरा 700 FPM है। और यहाँ पे मेरा 0.1 हम फ्रिक्शन लॉस ले लेंगे, ये मेरा 0.1 फ्रिक्शन लॉस। और यहाँ से जो है हम देखेंगे तो मेरा आ रहा है 900 FPM। तो 900 FPM और मेरा 1200 FPM दिया हुआ, तो ये लेस देन 1200 है, तो 900 FPM जो है मेरा रिकमेंडेड हो जाए। तो मेरा कितना FPM आ रहा है 900 FPM। और दूसरा डक का साइज़ हम देख लेंगे, 900 FPM में डक का साइज़ कितना आ रहा है, ये मेरा डक का साइज़ आ रहा है 6.7, दिस वन डक का साइज़ आ रहा है मेरा 12 इंच। तो हम यहाँ पर डक का साइज़ जो है 12 इंच दे देंगे। 12 इंच मेरा रेक्टेंगुलर
राउंड डक का साइज है। अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर डक में ये कौन सा साइज में आएगा। तो पहला जो 12 रहेगा उसे हम कंसिडर कर लेंगे। पहला 12, फर्स्ट 12, तो यहाँ मेरा 13 है। फर्स्ट 12 कहाँ जाएगा मेरा, दिस वन। तो ये कितना हो रहा है, 10/12। 10/12 मैंने अप्रॉक्सीमेट 1.5 के नीचे होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 12 इंच बाई 10 इंच। तो ये भी जो है मेरा 1.5 के नीचे होगा, मैंने ये कितना आ जाएगा 1.1 कंसिडर कर लीजिए, जो विच इज़ लेस देन 1.5। दिस मीन्स इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो ये भी मेरा एक्सेप्टेबल होगा। अब तीसरा जो डक का साइज मान लीजिए, मैंने और एक निकाल के आपको दिखा देता हूँ। 2800 वाला जो ये मेरा मेन जो डक का साइज़ है वाई वाला, उसका हम निकाल के एक बार दिखा देता है। बाकी का डक का साइज आप खुद से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा 2800 वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 2000 जो है यहाँ है, और ये हो गया 3000, ये अप्रोक्सीमेट होगा। तो यहाँ इससे जो नीचे होगा ये मेरा 2800 होगा। तो ये मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ गया, और ये वर्टिकल जो मेरा 0.1 है। तो 0.1 आने के बाद ये अप्रोक्सीमेट 21 इंच हम कंसिडर कर लीजिए, 21 इंच। तो 21 इंच जो है मेरा ये डक का साइज हो रहा है रेक्टेंगुलर डायमीटर में। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है वो देख लेते हैं हम। वेलोसिटी मेरा होगा ये 1200 और 1400 के बीच में है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कितना होगा 1300 fpm। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी लिख दिया 1300 fpm, जो मेरा 1500 fpm से कम है, क्योंकि मैक्सिमम हमको 1500 fpm देना है। तो इट इज़ ऑल्सो ओके। नाउ अब इसका डायमीटर कितना है डक का, 2800 यहाँ पे मेरा आया था। तो डायमीटर ऑफ डक्ट होगा 21 इंच होगा मेरा, 21 इंच मैं ले लिया हूँ। तो 21 इंच मेरा डायमीटर हो गया। अब 21 इंच का जो डायमीटर है, इसे जो है हम रेक्टेंगुलर डक में क्या साइज होगा वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट 21 हमें खोजना है कौन सा है। तो फर्स्ट 21 मेरा देख लीजिए कहाँ पे है, 19। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20.1 है। तो ये डक का साइज़ कितना हो रहा, 22/17। तो 21.1 को भी हम 21 कंसिडर कर सकते हैं। तो 22/17, तो 22/17 मतलब हो जाएगा 22 इंच इंटू 17 इंच। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर एस्पेक्ट रेशियो निकालेंगे 22/17 बराबर में हो जाएगा 1.5, माने दूनी, माने लेस देन 1.5। तो ये भी एक्सेप्टेबल है मेरा डक का साइज़, क्योंकि इसका भी एस्पेक्ट रेशियो जो है 1.5 से कम आ रहा। तो ये 3 जो है डक का साइज़ हमने निकाला है। बाकी का डक का साइज़ आप निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम इक्वल फ्रिक्शन मेथड के जरिए किसी भी अपार्टमेंट, हाउस या फिर किसी भी बिल्डिंग का डक का साइज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है। आप इसे बहुत ईजिली और एक बार अगर सीख गए तो बहुत फास्ट मैनर में कर सकते हैं। बशर्ते है कि आपको जो है एग्जैक्ट व्हाट आर द वेलोसिटी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा जो है फ्रिक्शन लॉस कितना होना चाहिए, मेरा जो है राउंड टू स्क्वायर डक में कैसे कन्वर्ट करना है, और ये जो मेरा फ्रिक्शन चार्ट है इसे कैसे देखना है, अगर समझ में अच्छे से आ गया तो आप बहुत स्पीड में इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस जितना हो सकते करना है, और करके जो है अपने डिज़ाइन को सुधारना है और अच्छे से जो है डक का साइज़ कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।